यस, हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था इन जनरल टर्म्स, आर नॉट आर टी आर इन्फिनिटी की टर्म्स में, कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा, ठीक है, और उसका ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी सभी का ऑप्टिकल रोटेशन इन्वॉल्व है उसमें, उसका क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमें बताना था कि यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। मैंने 3 इक्वेशन आपके लिए पुट कर दी थी कि ये रिलेशन है, और इस इक्वेशन के फाइनली R1 R2 R3 नहीं होना चाहिए, ओनली R0 RT और R इन्फिनिटी, ठीक है। आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है, तीनों इक्वेशन को यूज़ करके। तो फाइनली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा R0 माइनस R इन्फिनिटी अपॉन RT माइनस R इन्फिनिटी, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा, ठीक। और इसमें ये नेगेटिव है क्योंकि R इन्फिनिटी पर वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि फ्रक्टोज की ऑप्टिकल नेचर नेगेटिव होती है और पावरफुल होती है देन ग्लूकोज, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे हो सकता है जब आप सॉल्व करो तो R इन्फिनिटी पहले लिखा हो, R इन्फिनिटी माइनस R0 लिखा हो, और यहाँ भी पहले R इन्फिनिटी माइनस RT लिखा हो। मतलब हो सकता है कि आपके आंसर में R इन्फिनिटी माइनस R0 अपॉन R इन्फिनिटी माइनस RT ऐसा सॉल्व होकर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐड हो जाएंगे दोनों नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव है ये, और नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लॉग का आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, इसलिए जब हमें ऑब्वियसली पता है कि पॉजिटिव ही आंसर आना है तो क्या करते हैं, बुक्स में इनके इसको रिप्लेस कर देते हैं R0 माइनस R इन्फिनिटी अपॉन RT माइनस R इन्फिनिटी से। तो हो सकता है जब आप कैलकुलेट करें तो आपका रिजल्ट ये आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये लिखा है या ये लिखा है, दोनों सेम है, ठीक है। लॉग की टर्म्स में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जितनी पॉसिबल सिंपल रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती थी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मेंस के एग्ज़ाम, ठीक, या नीट का एग्ज़ाम, उसमें मेनली इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं से रिलेटेड होंगे। बस वहाँ में जैसे मैंने बताया कि वहाँ P0 PT P इन्फिनिटी नहीं लिखा होगा, वहाँ प्रेशर की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी कि 0 टाइम पर इतना प्रेशर है, T टाइम पर इतना प्रेशर है, और ठीक है, T इन्फिनिटी पर ये प्रेशर है, या फिर वॉल्यूम लिखे होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 ml 20 ml 50 ml ऐसे वैल्यू, ऑप्टिकल नेचर की वैल्यू लिखी होगी, +100 +200 -20, इस तरह का डिग्री, ये सब लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, या तो सीधा याद कर लीजिए क्योंकि ये तो फिक्स है सुक्रोज वाला। तो जैसे अगर कोई फिक्स है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस फिक्स है, H2O2 का टाइट्रेशन अगेंस्ट KMnO4 वो फिक्स है। तो ये जो फिक्स वाली वैल्यूज़ हैं वो तो आप याद कर सकते हैं। और जैसे प्रेशर वाला वो फिक्स नहीं है, उसमें तो स्टोकियोमेट्री पर भी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितने बने हैं उन पर डिपेंड करता है, ठीक है, और किस किस का प्रेशर गिवन है। तो वो सारे केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। Some complex first order reactions। अभी तक हम सिंपल की बात कर रहे थे, अब कॉम्प्लिकेटेड, ठीक। कॉम्प्लिकेटेड मेनली नीट एग्ज़ाम में रेयर ही कभी कोई चांस है कि कोई क्वेश्चन आएगा, मेंस में भी कम ही चांस होता है, मेनली ये एडवांस में आता है कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। और कॉम्प्लिकेटेड में सबसे पहला पार्ट है वो है कंपीटिंग और पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। चलिए पहले हम इसका कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। क्या होता है, समटाइम्स a given substance reacts
or decomposes in more than one ways, ठीक है. Then the alternative or parallel reaction must also be considerable or taken into consideration. ठीक है. While या when analyzing the kinetics of the reaction, काइनेटिक्स डेटा या काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, यानी जब किसी भी रिएक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, अगर उसमें कोई पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, यानी पैरेलल में कोई रिएक्शन चल रही है, तो उसे भी एनालाइज करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा. ठीक है. जैसे एक पहले तो हम सिंपल एग्जांपल लिखते हैं. ए डिकम्पोजेज इनटू बी एंड सी बट इन डिफरेंट रेट, K1 एंड K2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट. ठीक है. ये स्टोक्योमेट्री भी इन्वॉल्व हो सकते हैं लाइक 2A, बट ऑर्डर विल बी फर्स्ट, ऑर्डर फर्स्ट ही रहेगा. जैसे ये K2 C लाइक दिस. ठीक है. तो मतलब ये A से B और C पहले भी हमने बनाया है, 2A से B C और ये सब प्रोड्यूस किए हैं, बट यहाँ वहाँ पर क्या था, दोनों का रेट सेम था. मीन्स B और C दोनों ही A से क्या बन रहे थे, सेम रेट से बन रहे थे, लेकिन यहाँ रेट कांस्टेंट अलग अलग है, इसका फॉर्मेशन का रेट अलग है, इसका फॉर्मेशन का रेट अलग अलग है. ठीक है. यानी एक ही टाइम पर एक मॉलिक्यूल नहीं, ए के मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स फ्यू मॉलिक्यूल्स अंडरगोज in K1 rate to form B और undergoes in K2 rate, other undergoes in K2 rate to form C. यानी कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे. एक मॉलिक्यूल दो नहीं बनाएगा, दो मॉलिक्यूल होंगे मान लो इसके, तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया. वो तो डिपेंड करता है K1 K2 पर. अगर K1 K2 इक्वल है तो एक एक जाएगा. मान लो K1 की वैल्यू बड़ी है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, कम मॉलिक्यूल्स इधर होंगे. K2 ग्रेटर होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इधर होंगे, कम मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे. तो मतलब ये K1 K2 रेट को डिफाइन करता है. ऐसे ही स्टोक्योमेट्री हो सकते हैं. ठीक है. और ये तो सिर्फ मैं दो बना रहा हूँ, कोई नेसेसरी नहीं है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसे B C D E, इस तरह से K1 K2 K3 K4 कोई भी रेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसमें 4 पैरेलल रिएक्शन हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, जनरली 2 होती हैं. ठीक है. जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मिलेंगे ऐसे एग्जांपल्स. ठीक है. एक रियल, ये तो हमने ऐसी थियोरेटिकली इमेजिनरी एग्जांपल लिखे हैं ABC, हम रियल एग्जांपल ले लेते हैं. तो रियल एग्जांपल में हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3 CH2 Cl. ठीक है. और हम क्या करते हैं, इसे KOH के साथ हीट कर देते हैं. जब हम इसे KOH के साथ हीट करते हैं तो ये दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है. ठीक है. इसके मॉलिक्यूल्स, यानी फ्यू मॉलिक्यूल्स अंडरगोज इन दिस रिएक्शन, फ्यू अंडरगोज इन दिस. ठीक है. या मेजर, चलिए हीटिंग हटा देते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर रख लेते हैं. ठीक है. 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर. प्रोडक्ट एक बनता है CH3 CH2, ये एक्वस है. ठीक है. एक्वस KOH, CH3 CH2OH. ठीक है. प्लस KCl या ब्रोमीन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. और दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O. ठीक है. इस तरह से तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे. ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है और ये एलिमिनेशन का. ये मैंने आपको शायद लिखवाया भी होगा, बताया भी होगा कि कंपटीटर होते हैं. SN1 का कंपटीटर E1 होता है, SN2 का कंपटीटर E2 होता है, और दोनों रिएक्शंस कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं. SN1 इज़ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E1. दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं, दोनों एक साथ होंगी. जहाँ SN1 है वहाँ E1 भी होगा, यानी जहाँ SN2 है वहाँ E2 भी होगा. मीन्स सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या होता है, एलिमिनेशन. दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है. 2 पार्ट्स ऑफ द कॉइन.
जैसे कॉइन के दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल होता है, तो उसी तरह से ये भी होता है, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, एक है तो दूसरा भी ऑब्वियसली प्रेजेंट है, तो ये इस तरह से पैरेलल तो फ्यू मॉलिक्यूल्स। अब इन दोनों का एक का रेट K1 होगा और एक का K2 होगा। अगर मैं अभी रूम टेम्परेचर की बात करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ एट रूम टेम्परेचर, at room temperature K1 is greater than K2, but at very high temperature K2 became greater than K1। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की बात, वो मैं जो आपको बता रहा था कि K1 K2 इक्वल नहीं होते हैं। अगर K1 K2 इक्वल है तो फिर ये पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन ही नहीं है। K1 K2 इक्वल होने का मतलब ये होगा कि ये तो सिंपल A टू B और C यानी दोनों सेम रेट से बन रहे हैं, तो वो सिंपल रिएक्शन है, इट इज़ नॉट पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शन में K1 K2 इक्वल नहीं होते। अब दोनों में से कोई भी ग्रेटर या लेस हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन या प्रैक्टिकल या गिवन डेटा। जैसे अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो रूम टेम्परेचर पर K1 ज़्यादा, यानी कि अल्कोहल ज़्यादा बनेगा, एल्कीन बहुत कम बनेगा, 99% ये बनेगा और ये 1% या उससे भी कम बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर हाई कर देता हूँ, वेरी हाई टेम्परेचर, हाई भी नहीं वेरी हाई, यानी 200 300 इस टाइप का टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज़ कर दिया है तो क्या होगा, K2 बिकेम ग्रेटर देन K1। K2 की वैल्यू यदि एल्कीन 90% 95% ऐसे बन जाएगा और ये 5% 10% बस ऐसे रह जाएगा। तो ये K1 K2 डिपेंड करते हैं प्रैक्टिकल और, लेकिन हमें तो थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थियोरेटिकली आपको बताया जाएगा कि K1 की क्या वैल्यू है, या वो ग्रेटर है या लेस है, क्या नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ एग्जाम्पल। तो इस तरह से इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, एक एलिमेंट क्या कर सकता है, एक ही टाइम पर क्या कर सकता है, उसके कुछ एलिमेंट्स अलग तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं। और जैसे न्यूक्लियर फिशन होता है, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, यूरेनियम जब डिसोसिएट करता है तो वो पैरेलल रिएक्शन शो करता है, यानी कि वो बेरियम भी बनाता है, वो क्रिप्टॉन भी बनाता है, वो जीनॉन भी बनाता है, ठीक है। मतलब यूरेनियम वो हम लिखेंगे आगे जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री लिखेंगे, यानी इसी का पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी रेडियो एक्टिविटी फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो हम थोड़ा थोड़ा उसे भी स्टडी करेंगे, तो उसी में हम एग्जाम्पल लिखेंगे। तो वहाँ एग्जाम्पल आप देखेंगे कि एक ही टाइम पर यूरेनियम क्या होगा, जब न्यूट्रॉन उस पर हिट करते हैं, न्यूट्रॉन हिट द यूरेनियम न्यूक्लियस, तो उसमें क्या होता है, बेरियम भी प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स एक तरफ एक रिएक्शन, फ्यू न्यूक्लियस अंडरगोज इन वन टाइप ऑफ रिएक्शन, वेयर एज फ्यू न्यूक्लियस यानी दूसरे न्यूक्लियर क्या करेंगे, किसी और प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तीसरे न्यूक्लियर क्या करेंगे, थर्ड टाइप के वो कोई और बना रहे होंगे सब यूरेनियम के ही, यानी वो क्या है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बस इसी तरह से पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, ठीक। चलिए अब जरा इन्हें समझ लेते हैं कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला कैसे होगा, या कैसे इसमें कैलकुलेशंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो हमने ये वाला एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया है, ए सबसे सिंपल वाला, A gives B with K1 rate constant and C with K2, यानी कि कोई स्टोक्योमेट्री नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। कोई स्टोक्योमेट्री होंगे, जैसे अगले वाला एग्जांपल है उसमें स्टोक्योमेट्री लिखे हैं, तो वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसका वो लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग, dx/dt। x आपको बताया था क्या होता है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ A, x क्या होता है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल टू क्या होगा, ये K1 A माइनस एक्स प्लस K2 A माइनस एक्स, ठीक है। अब दो बार प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि एक बार A डिकम्पोज होगा B के लिए और एक बार A डिकम्पोज होगा किसके लिए, C के लिए, और A माइनस एक्स तो आपको पता ही है कंसनट्रेशन ऑफ A एट एन इंस्टेंट टाइम, A माइनस एक्स कंसनट्रेशन ऑफ A एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस और ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन किसी भी इंस्टेंट पर A माइनस एक्स, अब चाहे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, A मतलब इस A0 लिख सकते हैं, लेकिन वो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, सीधा इक्वेशन बन जाएगा, वो तो आपको पता ही है। A माइनस एक्स क्या होता है, AT होता है, और A क्या होता है, A0, वो तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से A माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, dx/dt इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू A माइनस एक्स, ठीक है, एट टाइम ज़ीरो x इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, टाइम ज़ीरो है, ठीक है, एट टाइम ज़ीरो x ज़ीरो, अंडर दीज कंडीशंस
these conditions इंटीग्रेशन ऑफ, इसे 1 लिख देते हैं, ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। वह फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखा है इसका इंटीग्रेशन करते हैं इन कंडीशंस में। जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू भी आपको पता है 0 होगी, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे आफ्टर इंटीग्रेशन तो आपको ये मिलेगा k क्या है, k1 प्लस k2, यानी k है k1 प्लस k2 इक्वल टू 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। और a को आप क्या लिख सकते हैं, a नॉट, और a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, at, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, a को a नॉट क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू, और a माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं। यानी ये इनिशियल अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट है, a नॉट इनिशियल माइनस at रिमेनिंग इक्वल टू a d मीन्स डिकम्पोज्ड, ठीक है। यानी कि इनिशियल अमाउंट में से जो अभी बचा हुआ है उसका डिफरेंस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिकम्पोज्ड अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब यानी कि x की वैल्यू डिकम्पोज्ड है, आप क्या समझिए, x क्या है, डिकम्पोज्ड अमाउंट है। और ये वाली इक्वेशन ये एग्जैक्टली किसके जैसी है इक्वेशन है, अगर इसे लॉग में लिखता हूँ मैं तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। और यहाँ पर k क्या है, k किसके इक्वल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, k1 प्लस k2 के इक्वल है, k किसके इक्वल है, k1 प्लस k2। तो नॉर्मल हमारी इक्वेशन में, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में, नॉर्मल में और पैरेलल में बस एक डिफरेंस होता है, वहाँ k एक वैल्यू होती है और यहाँ k क्या होगा, k1 प्लस k2। मान लो 3 पैरेलल रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3। मान लीजिए 4 पैरेलल रिएक्शन है तो k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4, ठीक, ये वैल्यूज़ हो जाती है, ठीक। और a के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, वो तो आपको पता है, a नोट लिख सकते हैं, a माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से डिकम्पोज अमाउंट्स नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनिशियल वैल्यू में से या a माइन एक्स इक्वल टू एक्स, मैं इसे x भी लिख सकता हूँ, ये x है, ठीक है। x का अमाउंट या डिकम्पोज अमाउंट बात वही है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे a को डिकम्पोज करने के लिए। अगर हमें कुछ और इसमें ज़्यादा सॉल्व करना है, जैसे रेशो सॉल्व करना है b का किसी टाइम पर और c कंसंट्रेशन का किसी टाइम पर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं इसे इक्वेशन को, ठीक। और या इस वाली इक्वेशन को ऐसा लिख लेते हैं, ठीक, 2, या हम इसे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को k1 प्लस k2, ठीक है, k1 प्लस k2 इक्वल टू 1 अपॉन उसकी टर्म्स में लिख लेते हैं, 1 अपॉन टी की टर्म्स में, 1 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन at, ठीक है। a नॉट और at की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, फ्रॉम अबव इक्वेशन, फ्रॉम अबव इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन के बेस पर आप लिख सकते हैं at इक्वल टू जो कि क्या है, a माइनस एक्स है, अगर लिखना चाहें तो, वो तो पता ही है आपको ऑब्वियसली a माइनस एक्स है, ठीक है। तो a माइनस एक्स ये किसके इक्वल होगा, a, या a नॉट लिखना चाहें a नॉट लिखो, ठीक है। इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे या इसे, किसी के बेस पर भी, ठीक है। तो a एक्सपोनेंट e रेज टू पावर, ठीक है, माइनस k1 प्लस k2 t, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी, वो तो ऑब्वियसली जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है वैसे ही हो जाएगा। देन अब हम किसे सॉल्व कर रहे हैं, b को सॉल्व कर रहे हैं, db बाई dt, ठीक है। db ये किस पर डिपेंड करेगा, k1 रेट है, क्यों, क्योंकि b किस रेट से फॉर्म हो रहा है, b फॉर्म हो रहा है k1 रेट कांस्टेंट से, तो k1 पर डिपेंड करेगा, k1 इंटू a t, ठीक है। किसी भी जिस टाइम पर हम सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पर at की वैल्यू ये है, तो वैल्यू ऊपर से पुट कर देते हैं, at किसके इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं k1 a एक्सपोनेंट माइनस k1 प्लस k2 t। अब आपने अगर पहला फर्स्ट ऑर्डर को देखा होगा तो वहाँ पर a e रेस्ट पावर या a नॉट e रेस्ट पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट की पावर क्या लिखा होगा, माइनस k t लिखा होगा, वहाँ आपने ऐसा नोट किया होगा a t इक्वल टू a
नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टी, ये आपने लिखा होगा, ठीक है, या a माइनस एक्स इक्वल टू a एक्सपोनेंट के टी, ठीक है, इस तरह से ऐसा लिखा होगा। और आप इसमें से x को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, x क्या है अगर a की वैल्यू हमें पता है तो ये आपने इक्वेशन लिखी होगी किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखी होगी। बस वैसे ही इक्वेशन यहाँ भी लिखी है, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पैरेलल में और उसमें, बस वहाँ पर एक रेट कांस्टेंट यूज़ करना होता है, यहाँ पर जितने रेट कांस्टेंट है सबको यूज़ करना है, k1 k2 2 हैं तो 3 है तो, ठीक है। चलिए अब ये ऑन इंटीग्रेशन, विच ऑन इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, विच ऑन इंटीग्रेशन गिव्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं इस इक्वेशन का। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या रिजल्ट होगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वी गेट b एट टाइम t, b कंसनट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू क्या होगा, k1 अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है, और इंटू a एक्सपोनेंट k1 प्लस k2 इंटू t, ठीक है, ये प्लस कांस्टेंट, क्योंकि हम a और a माइनस एक्स के टर्म्स में ले रहे हैं तो कांस्टेंट आता है, जब a नॉट और a टी के टर्म्स में लेते हैं तो कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है। और एट टाइम ज़ीरो पर क्या होगा, बी टी इक्वल टू ज़ीरो, क्यों, क्योंकि जब टाइम ज़ीरो है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो b का अमाउंट होगा ही नहीं। देन कांस्टेंट इक्वल टू, देन कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, k1a अपॉन k1 प्लस k2, इसके इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर बी टी इक्वल टू k1a अपॉन k1 k2, ठीक है, k1a अपॉन k1 k2 1 माइनस e या एक्सपोनेंट पावर k1 प्लस k2 इंटू टी, ठीक है, ये लीजिए, इस तरह का फाइनली इक्वेशन बन जाएगा b के लिए। और ऐसा ही c के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ c एट एनी टाइम, इस बार क्या होगा, k1 की जगह k2 होगा अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस e एक्सपोनेंट पावर नेगेटिव k1 प्लस k2 t, ठीक है, इस तरह से। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो जाएगा c के लिए, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इस तरह से ये b और c का अमाउंट होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद। और अगर हम इसे कंपेयर करें, 4 डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो b कंसंट्रेशन एट टाइम t रेज टू c कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 अपॉन k2, क्योंकि a से a कैंसिल आउट, k1 प्लस k2 से k1 प्लस k2, और ये एक्सपोनेंट ये सब कैंसिल आउट, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये रेशो, यानी कि आप किसी भी टाइम पर उनका रेशो सॉल्व कर सकते हैं कि वो b और c की कंसंट्रेशन का रेशो क्या होगा, k1 बाई k2 के इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब अगर मान लो परसेंटेज यील्ड सॉल्व करना है, मान लो अमाउंट ऑफ सॉल्व करने के लिए कहा जाए, ये तो रेशो हुआ, ये तो रेशो सॉल्व कर सकते हैं, एक्चुअल अमाउंट सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपसे रेशो या परसेंटेज यील्ड सॉल्व करने के लिए कहा गया तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, परसेंटेज यील्ड ऑफ बी, यानी बी की कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन या कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा गया तो बी क्या होगा, k1 अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है, इंटू ए डिकम्पोज, कौन सा ये, डिकम्पोज्ड, ए डिकम्पोज्ड, ठीक है। और वैसे तो इतना ही सफिशेंट होगा, बट b अपॉन a ये भी इन्वॉल्व कर देता हूँ, ये क्या है, b क्या है, स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री ऑफ b इफ़ अवेलेबल है, और ये a क्या है, स्टोइक्योमेट्री ऑफ a इफ़ अगर वहाँ प्रेजेंट हैं तब, जैसे कि जो भी हमने केस लिया उसमें तो स्टोइक्योमेट्री 1 1 है, लेकिन इससे नेक्स्ट वाले केस में b की वैल्यू क्या है, 3 है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या लिखी है हमने, उसमें a आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, इसे x लिख सकते हो, या x a और x कंफ्यूज करते हैं तो z और y और z लिख सकते हैं, ठीक है, और y लिख देता हूँ और इसे z लिख देता हूँ मैं, z,
ठीक है, y या z। तो y क्या है, स्टोइकोमेट्री ऑफ b है, और z क्या है, स्टोइकोमेट्री ऑफ a, इफ़ अवेलेबल, यानी कि उस इक्वेशन में अगर हैं। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड इस तरह से आ जाएगा, यानी परसेंटेज यील्ड किस पर डिपेंड करता है, उस अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता जो बचा हुआ है, वो उस, और जो इनिशियल लिया था उस पर भी डिपेंड नहीं करता। परसेंटेज यील्ड किस पर डिपेंड करेगा, जो उतना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी डिकम्पोज हो चुका है, उसी में से बी का अपना पोर्शन होगा। बी का हिस्सा किस में होगा, जो अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इतना अमाउंट जो कि एक्स है, ये अमाउंट किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, यानी एक्स अमाउंट आप सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको बताया भी था कि ये एक्स है। ठीक है, तो आप इस एक्स अमाउंट को, यानी कि ए डिकम्पोज अमाउंट को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे फॉर्मूला लिखा है, वहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर बी का कोई परसेंटेज, और अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज यील्ड ऑफ सी, तो वो क्या होगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए डिकम्पोज इंटू फिर वही होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं W/Z। ठीक है, W क्या है, स्टोइकोमेट्री ऑफ C, और ये क्या है, स्टोइकोमेट्री ऑफ A, इफ़ अवेलेबल। अगर नहीं है तो टेंशन खत्म, लेकिन अगर है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अगर आपसे कोई बी और सी का रेशो पूछता है तो सिंपल K1/K2, लेकिन अगर वो एक्चुअल परसेंटेज या न्यूमेरिकल वैल्यू जानना चाहता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो ठीक है, परसेंटेज के लिए तो इसका मतलब है कि इनिशियली 100 होगा, और डिकम्पोज अमाउंट उसमें से जो भी बचेगा वो परसेंटेज की फॉर्म में रहेगा। इनिशियली 100 विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल 100% अगर परसेंटेज, और अगर परसेंटेज नहीं है, एक्चुअल वैल्यू है, तो इनिशियल की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी। तो अगर एक्चुअल वैल्यू गिवन है ए की, इनिशियल वैल्यू, तो डिकम्पोज की भी एक्चुअल वैल्यू आएगी, फिर परसेंटेज नहीं आएगा, एक्चुअल अमाउंट आएगा। लेकिन अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो फिर इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं होगी, तब आप उस केस में इनिशियल को क्या मानिए, 100%। 100% मान लो इनिशियल में ए था, 40% उसका क्या हो गया, बचा हुआ है, तो इसका मतलब डिकम्पोज कितना हुआ, 100 - 40 60 डिकम्पोज हुआ, तो 60 यहाँ लिख देना, K1/K1 प्लस K2, और जो भी स्टोइकोमेट्री है वो, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो परसेंटेज की टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, क्लियर। इस तरह से ये है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ, वैसे तो ग्राफ कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन मान लो अगर ग्राफ कभी कहा गया ड्रॉ करने के लिए, तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है। ये टाइम, और यहाँ कंसंट्रेशन। ठीक है, और ए तो क्योंकि रिएक्टेंट है, वो तो इनिशियली तो मैक्सिमम होगा, और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो डिक्रीज़ होगा। इस तरह से ए का ग्राफ। ठीक है, और अगर मैं बी और सी की बात करूं तो डिपेंड करता है। जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूं तो इसमें बी ऊपर है और सी नीचे है, ये बी, ये सी, और ये ए। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इफ़ K1 इज़ ग्रेटर देन K2, K1 की वैल्यू K2 से ज़्यादा है, इसलिए B ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, टाइम के साथ B ज़्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि K1 का रेट कांस्टेंट, अभी तो बताया ना, जो भी रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसी की तरफ डायरेक्शन में रिएक्शन क्या। अब अगर मान लो K2 ग्रेटर होता तो C ऊपर होता और B नीचे होता, तो इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, क्लियर। ये है पैरेलल और कम्पिटिटिव फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, ये है सीक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, सेकंड टाइप सीक्वेंशियल रिएक्शन है। ठीक, या इन सीक्वेंशियल रिएक्शन को एक और नाम लिखा जाता है, और कंसेक्यूटिव एलिमेंट्री रिएक्शंस।
यानी फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करना मतलब उसमें स्टेप एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रेट एक पर ही डिपेंड करेगा, आरडीएस स्टेप एक ही रहेगा, ठीक है। इसलिए एलिमेंट्री वर्ड भी लिखा होता है, एलिमेंट्री हो भी सकता है नाम लिखा हो, कंसेक्यूटिव ही लिखा हो, या सिक्वेंशियल रिएक्शन ही लिखा हो, ठीक है। ठीक, ये होता है। अब ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी बनता है और बी से सी बनता है, इसका K1 रेट और इसका K2 रेट, ठीक है। इस तरह से, जैसे एक रियल एग्जांपल, स्टोकियोमेट्री भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन जनरली नहीं होते हैं स्टोकियोमेट्री तो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। 239 gives neptunium Np, 239 gives Pu 239, ठीक है। यहाँ ये हो जाता है 23.5 मिनट्स और ये आता है 2.35 डेज़, ठीक है। यानी यूरेनियम से नेपच्यूनियम बन जाता है 23.5 मिनट्स में, और जबकि एनपी से पीयू बनता है 2.35 डेज़ में। तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है, और इसमें जरूरी नहीं है कि ए बी सी बस 3 ही होंगे, ये पूरा एक लेन हो सकती है, पूरी एक स्ट्रेट चेन हो सकती है कि ए से बी, बी से सी, सी से फिर डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह का, ठीक है। लेकिन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, तो हम तो सबसे सिंपल वाली फॉर्म, इसमें भी मतलब कॉम्प्लेक्स में भी सिंपल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 ही है, यानी ए से बी बनता है और बी से सी बनता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है। तो ए इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, ए से बी बन रहा है, पहले ए से मतलब ए से डायरेक्ट सी नहीं बना, ए से पहले बी बना और बी से फिर सी बन रहा है, इसी को सीक्वेंशियल रिएक्शन कहा जाता है। जैसा एग्जांपल, ये रियल एग्जांपल लिखा हुआ है इसका। ऑर्गेनिक में इस तरह की रिएक्शंस नहीं होती हैं कि पहले ए से, मिल भी सकती हैं ऐसी रिएक्शंस, ठीक है। जैसे ए से पहले बी बने, कोई इंटरमीडिएट फिर बी को रिएक्ट कराएं, फिर सी बने, इस तरह से ऐसी सीक्वेंस टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये उसमें विदाउट कोई अदर रिएजेंट बार बार चेंज करने पड़ेंगे, रिएजेंट चेंज करने पड़ते हैं तो फिर वो वैल्यू अलग चेंज हो जाती है। मतलब सेम रिएजेंट में ऐसा नहीं होता है कि एक ही रिएजेंट रखा हुआ है, पहले ए से बी बनेगा और बी से सी। हाँ, इंटरमीडिएट की फॉर्म में हो सकता है। ऑर्गेनिक में अगर हम बात करेंगे तो इंटरमीडिएट की फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम ऐसा कह सकते हैं, रिएक्टेंट I और P। रिएक्टेंट ये है रिएक्टेंट, और क्या बना, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट, और फिर फाइनली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो इसका रेट अलग है और इसका रेट अलग है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में अगर हम यूज़ करें तो इसे कि कोई इंटरमीडिएट बना, जैसे मान लो कोई SN1 रिएक्शन है, तो पहले रिएक्टेंट से कार्बोकेटाइन बना K1 रेट से, फिर कार्बोकेटाइन से क्या बना, प्रोडक्ट बना K2 रेट से, ठीक है। तो इनमें से जो भी स्लो होगा वो RDS स्टेप हो जाएगा, उसी पर रेट डिपेंड, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें नहीं पता कि K1 और K2 की क्या कंडीशन है। K1 ग्रेटर देन K2 हो सकता है, इक्वल नहीं है ये कन्फर्म है, क्योंकि K1 और K2 अगर इक्वल होंगे तो A सीधा P प्लस B हो जाए, मतलब A गिव्स B प्लस C सीधा हो जाएगा, यानी इक्वल तो नहीं है, ये कन्फर्म है। तो अब इक्वल नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी बचती है, आइदर K1 इज़ ग्रेटर देन K2 और K1 इज़ ग्रेटर या K2 इज़ ग्रेटर देन K1। तो दोनों में से कोई ना कोई एक ग्रेटर है, ये फिक्स है, इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों वैल्यूज़, अब आगे अगर हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम जरा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इंटीग्रेशन या वो सबसे कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो इसके लिए अब इस इक्वेशन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को, और इस इक्वेशन के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, dA/dt इक्वेशन नंबर 1 फॉर इक्वेशन 1 dA/dt। वही है साइन, अगर जैसे dA लिखा है तो हमने नेगेटिव लिख लिया, वैसे हम इसे dx/dt लिख सकते थे, फिर नेगेटिव लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आंसर वो आना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि लॉग की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर है, वैसे भी तो फर्स्ट ऑर्डर है तो वो लॉग की वैल्यू नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं। तो हम लेकिन एक ही टर्म्स में लिख रहे हैं, इसलिए हमने लिख लिया K1 इंटू A, और पावर क्या है 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब हमने किसके लिए लिखा, B के लिए लिखा, एंड dB। अब B तो क्योंकि प्रोडक्ट है,
ठीक। तो डी बी इक्वल टू क्या होगा, K1 A माइनस K2 B। ऐसा क्यों, इक्वेशन नंबर थर्ड, ऐसा क्यों होगा कि ये माइनस किया, क्यों, क्योंकि B किसी एक पर्टिकुलर K1 रेट से फॉर्म हो रहा है और K2 रेट से डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो K1 रेट कांस्टेंट से वो फॉर्म हो रहा है तो K1 A पर डिपेंड करेगा, और K2 रेट से वो डिकम्पोज हो रहा है तो K2 B पर उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी डिक्रीज इंक्रीज कुछ अमाउंट बन रहा, तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दोनों के वैल्यू का डिफरेंस, मान जैसे मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया तो 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो गया, तो 10 माइनस 2, ठीक है। इस तरह से, जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि एक पर्टिकुलर रेट से वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरे पर्टिकुलर रेट से वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो बी कितना होगा वो इन दोनों के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, इसलिए वो डिफरेंस लिखा है, ठीक है। चलिए इससे आगे नेक्स्ट अगला स्टेप चलते हैं। अब सी को लिखते हैं, जैसे हमने बी लिखा है अब सी को लिख लेते हैं। डी सी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, K2B। सी किस पर डिपेंड करेगा, मतलब जो भी स्टेप है, ए से बी, बी से सी, सभी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो पहले स्टेप में फर्स्ट ऑर्डर है, दूसरे स्टेप में सेकंड ऑर्डर हो गया, फिर थर्ड ऑर्डर हो गया, नहीं, वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, बस स्टेप बाय स्टेप है। पहले स्टेप में भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है, और सेकंड स्टेप में भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। ये तो K2B ये है, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ।